नमस्कार। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। आप हमें अपने सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की कमेंट्री में। नीरज जी नमस्कार। सर, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जो कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि 1950 और 2015 के बीच में यानी 65 सालों में हिंदू आबादी 7.82% कम हो गई है, जबकि मुसलमानों की हिस्सेदारी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि देश में विविधता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इकोसिस्टम दिन भर बताते रहता है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार किया जाता है, तो ये कहां से विरोधाभास कहां से आया? और देखिए, ये एक नैरेटिव है कि डरा हुआ मुसलमान, डरा हुआ अल्पसंख्यक, जिसको हमारी इंटेलेक्चुअल लेफ्ट इंटेलेक्चुअल सिस्टम, कांग्रेस को जो समर्थन दे रही सिस्टम भी इसी को ये करती आती है। देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक, अल्पसंख्यक खास करके मुसलमानों की आर्थिक स्थिति एक अलग बात है, लेकिन पॉपुलेशन उनका बड़ा है, ये रिपोर्ट कह रहा है। और उसी कैटेगराइजेशन में हम देखें तो हिंदू का ये घट रहा है। देखिए, ये अलग प्रकार से लिया गया है। जो लोग इसको रिएक्ट कर रहे हैं वो घटने वाली बात पर फोकस कर रहे हैं। जो रिपोर्ट का उद्देश्य अलग है। रिपोर्ट का उद्देश्य ये है कि जो एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो सोसाइटी का एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट पे कम से कम भारत में माइनॉरिटीज के लिए कोई खतरा नहीं है। जी। इट्स कंडीसिव एनवायरनमेंट, ओवरऑल कंडीसिव है। और ये बात तो हम सब भी मानते हैं भाई। छुटपुट घटना होती रहती है, मीडिया में कभी कभी पॉलिटिकल नैरेटिव एक प्रकार से चलती है, लेकिन ओवरऑल जो है, देखिए, लोग इतने फील नहीं करते। समय समय पर कुछ इलाके में कभी टेंशन हो जाता है, कम्युनल टेंशन, बट इट डजेंट अफेक्ट द ओवरऑल। ये एक ये बात है। दूसरी बात, बार बार लोग कहेंगे भाई सच्चर कमीशन ने क्या कहा था, आर्थिक स्थिति क्या है, वो अलग बात है। देखिए, आर्थिक स्थिति कितनी बड़ी है, कितनी बढ़ना चाहिए, और उस समुदाय क्या कर रहा है अपने आप को ये करने के लिए, वो सब एक लंबा डिबेट होगा। लेकिन इस समय ये डिबेट का ये करना ये जरूरी पड़ा, क्योंकि लगातार जैसे यूएस फ्रीडम रिलीजियस जो पैनल है अमेरिका में, जो बार बार एक रिपोर्ट लाती है ये कहकर भाई रिलीजियस माइनॉरिटीज खतरे में है। और इस बार तो एमईए ने खुल के उनको ये किया है, कंडम किया है उन रिपोर्ट को। भाई ये चुनाव के समय में इस तरह रिपोर्ट लाके एक ऑपोजिशन नैरेटिव को, या जो नैरेटिव कहता है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014, तब से माइनॉरिटीज के लिए प्रॉब्लम है, तब से माइनॉरिटी तकलीफ है। लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री कई बार चैलेंज किए, भाई बताओ कि मेरी पॉलिसीज में कहाँ किसी को डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, लाभार्थी बनने में किसी को क्या दिक्कत हुआ है कि धर्म के कारण पे, ये तो प्रधानमंत्री बार बार पूछे। लेकिन ये जी। रिपोर्ट को अभी ऑपोजिशन स्वीकार तो नहीं करेगी, क्योंकि फिर उनकी नैरेटिव का क्या होगा। इसीलिए आज आपने देखा होगा, प्रियंका जी तो जवाब ही नहीं दिए। बोले कि किसने कहा आपको मुझसे ये सवाल पूछने के, क्या आपके ऑफिस ने कहा, आपके ऑफिस को किसने कहा, तो उनसे पूछिए किसने कहा। यानी इनका कहना था भाई सरकार इस रिपोर्ट को रिलीज करवाई है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की, ताकि ये अपोजिशन की जो ये है नैरेटिव को ये कर रही, पंक्चर करने के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ असउद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के एमपी रहे, इस बार काफी चैलेंज फेस कर रहे हैं फ्रॉम रिलेटिवली ग्रीन हॉर्न माधवी लता से। और वो भी पूछ रहे थे कौन सा ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है क्या, मतलब वो ये भी स्वीकार करने तैयार नहीं है, ये पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजरी। उनको तो पता होगा कहाँ से ये रिपोर्ट क्या हुई है, क्योंकि आज सुबह से चल रहा है, आज जी। एक आध पेपर में भी छपा है। लेकिन बात यह है कि ये कन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव की बात है कि ये डरा हुआ मुसलमान, डरा हुआ अल्पसंख्यक वर्सेस भाई कोई ज्यादा कोई ये नहीं, कंपेयर टू आवर नेबरिंग कंट्रीज आवर माइनॉरिटीज आर डूइंग वेल। वही बड़ा ब्रॉड थीम ऑफ दैट रिपोर्ट। लेकिन ये तो चलेगा, लेकिन क्या है कि इस बार मुस्लिम आरक्षण ही एक सब्जेक्ट बन गया है, तो कैसे लाए, डायरेक्टली ना बता के किसी तरह लाना है। और दूसरी तरफ यही कहा जा रहा है कि भाई धर्म के आधार पर तो दे ही नहीं सकते, तो आप क्यों प्रॉमिस कर रहे हो। कोई, जैसे आपने बोला, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के साथ साथ जब आपके पास पैसे कुछ भी होंगे
अगर आप एकदम भूखमरी की हालत में होंगे तो 4 बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ये आप यकीन करते हैं। दूसरा, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि एक इकोसिस्टम है, और ये इकोसिस्टम में एक डिबेट चालू हो गया है। उसी डिबेट से सडनली मुझे याद आया कि आज सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज, और एक हाई कोर्ट के पूर्व जज, और एक हमारी फेटर्निटी के पूर्व पत्रकार, तो नहीं बोलूंगा, पत्रकार का भी पूर्व नहीं होता, एन राम जी है, ये तीनों ने मिल करके पीएम को एक चिट्ठी लिखी कि आप और राहुल गांधी यूएस स्टाइल में, प्रेसिडेंशियल स्टाइल में डिबेट करें। अब जो अभी आपने उसके साथ साथ उसी डिबेट से मैं आपकी बात जोड़ रहा हूं कि जब प्रियंका गांधी से पूछा गया तो उन्होंने इसको डिफ्लेक्ट कर दिया इशू को। तो क्या सर ये डिबेट इंडिया में पॉसिबल है? क्योंकि आप जब सवाल कुछ करते हैं तो सवाल करते हैं ए, तो जिसको जवाब देना होता है वो ए का जवाब नहीं देता है, वो क्या करता है कि वो बी सी डी, व्हाट अबाउट ट्री के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं, आप पूरी तरीके से इस बात पे यकीन जरूर करेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वो स्लिप मिला होता है, रट के आते हैं बोलने के लिए, या शायद प्रैक्टिस की हुई है 1.5 साल से, कि आप कुछ भी सवाल पूछो। हमने देखा है, और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के कोई सपोर्टर और राहुल गांधी के कोई सपोर्टर अन्यथा ना लें, लेकिन राहुल गांधी को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते तो है सीना चौड़ा करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं मैं, देखो पीएम एक भी नहीं करते, सवाल जो पूछो उसका जवाब नहीं देते। उनको जो रटाया गया अडानी अंबानी ओबीसी माइनॉरिटी रोजगार, वो जवाब उनका वहीं पे आता है। सो आपको लगता है कि ये डिबेट कभी पॉसिबल है? क्योंकि जब पीएम कोई सवाल पूछेंगे या पीएम के सामने बैठे लोग, जज या पत्रकार कोई सवाल पूछेंगे, तो पीएम तो जवाब दे देंगे, लेकिन वही जवाब आप राहुल गांधी से पूछो। कुछ लोगों की आदत होती है कि अपना आरोप लगाओ और उसके बाद भाग लो। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आप क्या, आपका क्या मानना है इस पे आपका? नहीं, देखिए हमारे यहाँ तो डिबेट डिबेट तो आमने सामने नहीं होती है। ये क्या है कि डेफिनेटली मेन कंटेंडर्स तो एक दूसरे के भाषण पर रिएक्ट करते हैं। जी। विपक्ष के लीडर्स की कमेंट्स पे पीएम रिएक्ट करते हैं अपने भाषणों में, या पीएम के भाषणों पे ये लोग रिएक्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंशियल स्टाइल तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इट इज नॉट वन वर्सेस वन। यहाँ पे क्या, पीएम तो है लेकिन यहाँ ऑपोजिट साइड में तो कई नेता है। लेकिन सवाल, जब प्रॉब्लम जो आ रहा है नीरज जी, क्या है, यहाँ पे सीधे से सीधा बड़े बड़े आरोप लग जाते हैं। 2019 चुनाव में पीएम चोर है करके था, उसमें क्या डिबेट हो सकती है? जी। सीधा चार्ज था, भाई पीएम चोर है, चौकीदार चोर है। तो जब जहां पे नैरेटिव इस तरह की रिड्यूस हो जाती है, मैं आपको सीधा कह रहा हूं आप चोर है, फिर क्या डिबेट होगी उसमें? बिल्कुल। अभी वही तो बात होगी। थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सोचिए कि अगर पीएम और राहुल आमने सामने बैठे हैं, और राहुल सडनली बोल दे कि भाई अडानी आपके साथ घूमता है, अडानी को आपने इतने वो दिए वो दिए। अब पीएम का एक ही चीज होगा ना, जो जवाब होता है यूजुअली, और राहुल को भी मालूम है क्या जवाब होगा, कि जाकर के सुप्रीम कोर्ट में ये सब बातें करो। लेकिन नहीं, मुद्दा यही है कि आपको कोई एक हाइपोथेसिस बनाना है और उस हाइपोथेसिस पे लेकर के अटैक करना है। और जब उसका जवाब दिया जाएगा, जैसे कि कल पीएम ने जवाब दिया, तो फिर उसके बाद आप मतलब बिलबिला जाओ, रोने लगो। और आपने सही कहा था कि कल इकोसिस्टम को स्टन करने का पीएम का इरादा था, तो वो वो स्टन किया, और उसके बाद देखिए कि क्या दिन भर बवाल मचा। नीरज जी, राहुल गांधी का वीडियो भी भेजा नीरज था जी, पूरी आप रात। प्रेसिडेंशियल डिबेट की बात कर, मतलब मैं तो कह रहा हूँ पार्लियामेंट में, जी। क्यों क्या हुआ, क्यों ये स्टेलमेट बरकरार रखा कई समय पर? इसी कारण बिल्कुल से बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल। डिबेट होता, ऑपोजिशन सवाल करता और पीएम या जो भी मंत्री रिप्लाई करते, इकोनॉमी से लेकर सबसे। कभी ऑपोजिशन तैयार नहीं है सरकार की बात सुनने को, जी। उल्टा कहती है भाई हमारी बात सुनने को तैयार है। जी। सरकार का कहना है भाई आप अगर हमें आरोप लगाते हो तो बैठकर हमारी बातों भी सुनना होगा। जी। लेकिन बिल्कुल जैसे आपने कहा ना, स्पिट एंड स्कूट वाला फॉर्मूला है, बस थूको बिल्कुल। और भागो। तो हाँ, तो क्या है कि ऑपोजिशन भी नहीं चाहती भाई, क्योंकि इकोनॉमी ले लीजिए। अच्छा, इकोनॉमी की बात होगी तो डेटा की बात होगी, स्टैटिस्टिक्स की बात होगी, वो हमेशा विपक्ष की नैरेटिव को सूट नहीं करता है। जी। और इकोसिस्टम में भी आप देखिए किस तरह की ये हो रहा है, जो पेडलिंग क्या हो रहा है। एक तरफ अब जो सरकार, जिस तरह सरकार कह रही है उस पे या पीएम कहने पर उसको जो पूरा समर्थन एक ग्रुप में चलता रहता है, दूसरा ग्रुप में क्या देखते हैं, जो भी जो मर्जी कह रहा है पीएम के बारे में, बीजेपी के बारे में जो भी है, उसको बड़े खुश हो जाते हैं। कोई कहता है ध्रुव राठी बड़ा ये कर रहा है, और कोई किसी का नाम लेते हैं, ये अच्छा काउंटर कर दिया, वो कर दिया, और इसी का फॉरवर्ड ही चलता है।
जी देखिए मूल में भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ क्या रही है, पॉवर्टी की जो कहा जा रहा है पॉवर्टी हटी है तो क्या किस तरह हटी है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में पिछले 10 साल में क्या काम हुई है, पीएम आवास योजना में कितने घर एक्चुअली बांटे हैं, क्वालिटी ऑफ घर क्या है, जल जीवन मिशन में कितने घर में पहुंचा है। देखिए ये बातें पे मुझे लगता है ऑपोजिशन को पता है, ये सारे जहाँ फैक्ट्स फिगर्स है ग्राउंड सिचुएशन की बात है वो दिक्कत है। जी जी और बिल्कुल। सरकार की तरफ से या जो शासित दल है उनको भी पता है कि ये तो डिबेट नहीं करना चाहेंगे हमारे साथ, जो हमारे उपलब्धियां हो जो भी हो लाभार्थी के बारे में जो वो नहीं बात करना चाहेंगे। तो इसीलिए अब क्या होता है कि जो चुनाव आने तक इस पे सारे बातें होती है, एक दूसरे की चैलेंज करते हैं नरेशन को, बाद में जाके गाली गुलोज हो जाता है, तो बिल्कुल उसी का ट्रैक्शन होता है, उसी का आगे होता है। जी। सर ये आपने बहुत सही कहा, हमने पार्लियामेंट में कम से कम नहीं भी तो दर्जनों भर से ज्यादा ओकेजन ऐसे देखे हैं कि जैसे ही पीएम खड़े होते हैं जवाब देने के लिए, और जब वो जवाब दे करके अपनी धुलाई चालू करते हैं, उस टाइम पे पूरा का पूरा विपक्ष के नेताओं को लेकर के राहुल गांधी संसद के पिछले रास्ते से निकल जाते हैं। बहरहाल आपने एक और बात कही कि अमेरिकन कुछ ग्रुप्स हैं जो कि उल्टे सीधे रिपोर्ट इंडिया पे इलेक्शन के टाइम पे इशू कर रहे हैं, और इंडिया ने उनको बुरी तरीके से झिड़का भी है। अब इसके बाद आज रशिया ने बोला है कि अमेरिका जो है इंडियन चुनाव में मेडलिंग करने की कोशिश कर रहा है। इस पर आपका क्या कमेंट है, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे आपसे। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है नीरज जी, हमेशा रशिया फिगर होता है कि कनेडियन इलेक्शन में भी अमेरिकन इलेक्शन में भी, पिछले चुनाव में भी एक्यूजेशन था कि रशियन का इंटरफेरेंस था यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, मोरलेस फेवरिंग ट्रम्प एंड अगेंस्ट बाइडन। और कनाडा में भी ये कहा गया भाई पिछले चुनाव में रशिया का कोई रोल था, चाइना का भी कुछ रोल था। इस तरह की बातें कैनेडियन इलेक्शन में काफी हुई कि किसी तरह अमेरिका मतलब ऑपोजिशन मदद कर रही है। पहली बार मैं देख रहा हूं रशियन गवर्नमेंट के एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन, उनकी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि जिस तरह की चार्जेस बने जा रहे हैं मोदी सरकार और सत्ता दल की खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश बाहर से हो रही है, और निजार के मामले में हो या पनून के मामले में हो। तो एक रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से अगर ऐसी बातें रखी जा रही है ये बहुत गंभीर है। और ये कहा जा रहा है कि इंडिया को अनफेयर से टारगेट किया जा रहा है, तो खास करके सरकार को जब वहां यहाँ पे भारत में चुनाव है। और सरकार के पास देखिए पीएम स्वयं कह चुके हैं कि भाई विदेशी ताकतें हमारे खिलाफ लगी हुई है, और साथ साथ ये भी बोले ये सारी चीजें खत्म होंगे जून 4 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगी। लेकिन बात यह है कि देखिए सरकार के पास जो जानकारी है कुछ ऐसे संगठन है, हो सकता है उसमें कोई सरकार के एक्टर्स भी उसमें हो या नॉन स्टेट एक्टर्स भी हो, जैसे जर्मनी में, यूके में, कनाडा में, अमेरिका में। ये लोग देख रहे हैं भाई 10 साल मोदी का शासन चल गया, अब तीसरा टर्म शुरू हो रहा है, यानी नेक्स्ट 5 इयर्स की बात है। तो वो अगर अगले 5 साल की ये फिर रहेंगे तो क्या होगा। कहीं ना कहीं देखिए डेमोक्रेसी की तो बड़ी बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, लेकिन ये सच बात है, ये हकीकत भी है, कहीं ना कहीं इनकी इन्फ्लुएंस रही है, इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। और देखिए कोई मैं मानता हूँ कोई फॉरेन कंट्री नहीं चाहेगा कि इंडिया एक स्ट्रांग लीडरशिप पे आगे बढ़े, क्योंकि जब तक, क्योंकि अभी भी क्या बात क्या है, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की ये हो रही है जितनी भी इंडिया को अभी मिला, क्योंकि चाइना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है उनको। तो चाइना को काउंटर करने के लिए और कोई ताकत है तो वो इंडिया है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ मार्केट, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। इसीलिए भारत को ये करते हैं। लेकिन अंदर से तो वही बात है भाई, क्या इंडिया भी 5th पोजीशन पे आ जाएगी, अभी 5th में है तो 3rd में आ जाएगी, फिर बात क्या है। और उन देशों में जहां इस तरह की फोर्सेस काम कर रहे हैं वहां भी कोई स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन ले लीजिए, इकोनॉमिक सिचुएशन ले लीजिए, वहां अच्छी नहीं है। तो ये सारे बातों में रशिया का इस समय खुल के एक प्रकार से बताना यह है कि भाई हमारे यहाँ भी बड़ी, अभी भी पुतिन की दोबारा चुनाव हुआ था, तब भी वेस्टर्न ये सोसाइटी मतलब वेस्टर्न मीडिया सब ने मॉक किया, भाई ये जी दोबारा अपने आप को इलेक्ट कर लिए। तो ये मेरी जो जानकारी है, सरकार के पास इंफॉर्मेशन है कि कुछ संगठन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन मे बी विद सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट इस तरह की ये कर रहे हैं कि भाई किसी तरह। लेकिन जो मूड और माहौल जो है आज भारत में, ऐसी फोर्सेस की इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंडियन जी डेमोक्रेसी इज मेच्योर्ड।
और आजकल किसी की चिंता नहीं है वॉशिंगटन पोस्ट पे क्या लिखा जा रहा है भारत के बारे में, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रही है भारत के बारे में। मिडिल क्लास में बॉदर नहीं है। एक समय था भाई न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के बारे में कह दिया, ये अमुक कह दिया, गार्डियन कह दिया, साइकी में बड़ा चेंज होता था। लेकिन आज जो देखिए बेसिकली इसका रिएक्ट कौन सा क्लास करता है, तो मिडिल क्लास करता है। लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल मिडिल क्लास हो, हायर मिडिल क्लास हो, ये जो एस्पिरेशन क्लास को बड़ी चिंता होती थी, आज नहीं है। आज दे टेक इट मतलब इधर स्ट्राइट। ठीक है न्यूयॉर्क टाइम्स बोलता है तो क्या भाई उनकी हालत देखो। बिल्कुल पहले बिल्कुल। पहले इसकी बड़ी ये होती थी भाई न्यूयॉर्क टाइम्स कह दिया, वॉशिंगटन पोस्ट कह दिया, बीबीसी कह दिया, अब कौन पूछता है। जी सर, रशिया के आरोप में और जो इंडिया भी आरोप लगाते रहता है, कहीं ना कहीं सच्चाई है। आज से नहीं, हम अगर 20 साल 25 साल पुराने अमेरिकन वेब सीरीज आज भी देखते हैं और उसमें अगर इलेक्शन पे रिलेटेड होता है तो ये जरूर सामने आता है कि एक देश की इंटेलिजेंस एजेंसी दूसरे देश के इलेक्शन में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालने का, कुछ ना कुछ मेडलिंग करने का, कुछ ना कुछ प्रभाव डालने का, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते रहते हैं। और खास करके ये टॉप लेवल पे बहुत ज्यादा होता है, वो सेटिंग होती है कि आप हमारा एजेंडा पेडल करो, हमारा एजेंडा पेडल करो। और ये आरोप इंडिया भी लगाते रहा है। अगर हम एजेंसीज की बात ना करें तो सोरोस जैसे लोग, मतलब अब तो ये कितनी बार साबित हो चुका है कि वो लोग इंडिया में फंडिंग भेज करके यहाँ के सरकार को, यहाँ की स्थिति को, इन सबको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। तीसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि ये 2 टर्म हो चुका है, तीसरे टर्म के लिए अब देखिए 2 टर्म में मोदी ने जिसको जिसको जहां जहां पटकना था पटक दिया। तीसरे टर्म में और जिस रिजॉल्व के साथ ये आना चाहते हैं और जिस तरीके से सब लोग जानते हैं कि 100 दिन का प्रोग्राम तैयार है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होगी शायद ये गवर्नमेंट, और इसमें तीसरे टर्म में ये भी प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी बना देंगे इंडिया को। इस ये वाला जो सीन है ना सर, ये बहुत क्रूशियल है। इसलिए बोल रहा हूं कि ये आइदर फॉर बीजेपी मोदी या फिर विपक्ष के लिए, दोनों के लिए मेक और ब्रेक इलेक्शन है। बीजेपी चाहती है कि हम सरकार मेक करें और कांग्रेस को ब्रेक करें। कांग्रेस चाहती है कि हम, अगर इस बार हमने मेक नहीं किया तो हम ब्रेक ही हो जाएंगे। तो ये ऐसे बोलते हैं ना कि सर डू एंड डाई सिचुएशन है दोनों के लिए। और शायद जो पोलराइजेशन हम देख रहे हैं या जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं या जिस तरीके की जो भी अनर्गल बातें विपक्ष की तरफ से या उनके घोषणा पत्र में हुई, सबने हम डिस्कस की, मुझे लगता है कि शायद यही एक रीजन है कि ये पूरा का पूरा माहौल सडनली गर्मा गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले 4 चरणों में और भी ज्यादा गर्माएगा। आपकी कमेंट्री सर। नहीं बिल्कुल देखिए, और आपने जो फैक्टर्स की जो आइडेंटिफाई की कि कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई ये दोबारा मोदी जी की सरकार आएगी तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी। मतलब हम तो एक हंस के पहले कहते थे भाई इनकी दुकान बंद हो जाएगी, मुझे लगता है दुकान से ज्यादा जो नुकसान अपने दुकान से ज्यादा है, क्योंकि इसमें कई चीजें हैं। क्योंकि पिछले जब सरकार जो कांग्रेस कार्यकाल में जिनका अच्छे दोज वे फ्लरिश्ड इन द प्रीवियस रिजीम, उनके लिए इस समय लग रहा है कि भाई 10 साल तो हमने झेल लिया, आगे 5 साल के बाद हमारी क्या हो, एक चिंता ये है। दूसरा जो ताकतें तो मैनिपुलेट करते हैं सिस्टम को, वो फोर्सेस जो है कोई प्रो इंडिया नहीं है, इंडिया की भलाई की नहीं देखते। इंडिया में डिसरप्शन ना हो, अगर डिसरप्शन ना हो तो इंडिया की ग्रोथ हो जाएगी। वो ग्रोथ वर्ल्ड में एक प्रकार के जो इक्विलिब्रियम अभी है वो फर्दर डिस्टर्ब होगी। बिल्कुल देखिए ये क्या मतलब, अब भारत पैसिफिस्ट नहीं है। देखिए एक चीज तो बदल गया 10 साल में, बड़े वी डोंट टॉक ऑफ मतलब गुडी गुडी थिंग्स। जी। हम तो बड़ी सीधा बात करते हैं, G20 की आप भाषण दे कि कुछ भी। और इंडिया कई नए आइडियाज के लेके आया है भारत के, मतलब इनके मोदी जी के नेतृत्व में। G20 में आप देखिए सोलर अलायंस, ग्रीन जी ग्रीन हाइड्रोजन। मैं केवल स्ट्रैटेजिक बात नहीं कर रहा हूँ, एनवायरमेंट का लेकर भी, क्योंकि प्रधानमंत्री आगे से सोच रहे हैं। जिस तरह वो एम्बिशन भी है, वो ड्राइव भी है, वो कल्पना भी है। ये एक अपने आप को वर्ल्ड कंट्री कमिटी ऑफ नेशंस में एक लीडरशिप ऑटोमेटिक इंडिया ले रही है। क्योंकि लीडरशिप दिया नहीं जाता, लीडरशिप लिया जाता है। ऐसे ही अमेरिका वर्ल्ड लीडर बन गया था क्योंकि इकोनॉमी बूस्ट हुई, हर चीज में उनकी एक व्यू थी, बिल्कुल बिल्कुल उनकी एक दृष्टिकोण। और ये उसकी काउंटर में रशिया सोवियत यूनियन था, फिर सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ। बिल्कुल। अच्छा उसी गैप पे चाइना की ग्रोथ हो गई। अच्छा चाइना तो ओपन सोसाइटी नहीं है, तो चाइना का क्या दृष्टिकोण है, क्या सोच है, क्या हिडन एजेंडा क्या है,
ओवर्ट एजेंडा क्या है, कवर्ट ऑपरेशन क्या है, ये सारी चीजें पता नहीं है। बट लेकिन लगातार चल रहा है। लेकिन एक चीज नीरज जी देखिए, आने वाले समय 5 साल भारत में भी बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। डिलिमिटेशन होगा, महिला आरक्षण का इफेक्ट होगा, और कई चीजें ऐसी बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। तो ये वन एक नेशन अंदर वन की बात इलेक्शन, है। वन और नेशन वन इलेक्शन बड़ी बात वन है। नेशन वो इलेक्शन वो भी होगी। और बाहर के लिए मैं देश मतलब बाहर देखिए क्या हो रहा है। जिस तरह की सिचुएशन आपको काड़ी क्षेत्र में आप देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ी कन्फ्रंटेशन को पोस्टपोन किया जा रहा है, मुझे लगता है वो डिफ्यूज नहीं हो रहा है। उसकी क्या असर होगी, क्योंकि वो वाला भारत में भी असर करेगा, क्योंकि हम भी डिपेंड 80% हमारी वहीं से इंपोर्टेड है क्रूड। ईरान और इसराइल, ईरान और सऊदी अरेबिया, कि वहाँ मुस्लिम वर्ल्ड जो वर्ल्ड है उसकी लीडरशिप की बात, ऊपर से ये जो झगड़ा जो चला आ रहा है यूक्रेन और रशिया, ये वॉर ऐसी नॉर्मलाइज हो गया, वो अभी आपकी सुर्खियों से नहीं है। सर यहाँ तक कि इसराइल और हमास का वॉर भी थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज हो गया है। जब कोई नया ऑफेंसिव चालू होता है, जैसे आजकल राफा में चालू हुआ है, तो थोड़ा हंगामा मचता है, उसके बाद लगता है यार ये तो सो हो गया। नहीं मतलब ऐसा है कि एक हम इस पिछले 5 साल में क्या देखे, कोविड कार्यकाल के बाद देखिए, कोविड ये सबसे बड़ी विश्व चैलेंज था। कई फैमिलीज, कई देश, कई इकोनॉमी एकदम मतलब क्या कहे जीरो तक आ गए, वो अब जीरो से अभी खड़ा होने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आप देख रहे हैं यूरोप का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अब यूरोप की हालत देखिए, वहां इमिग्रेशन बड़ी प्रॉब्लम है। यूके ने अभी लॉ पास कर दिया भाई, एक कट ऑफ ईयर रख के जो भी आएंगे उनको रवांडा भेज देंगे। तो यहाँ और कानून पास हो गया है। और इमिग्रेशन प्रॉब्लम है यूरोप में, और जो पॉलिटिकली करेक्ट लोग जो है, जैसे हमारे सेकुलर की जो ग्रुप यहाँ है, वहां भी यूरोप में है कि इसको स्वीकार नहीं कर रही है, दिक्कत है। लेकिन पॉलिटिक्स इलेक्शन में क्या देख रहे हैं, ये राइट ऑफ सेंटर वाले जीत के आ रहे हैं इसी बात पर, इसी मुद्दे पर। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल कहीं ना कहीं वहां भी रियलिटी कुछ तो है, बिल्कुल। नैरेटिव कुछ है, रियलिटी कुछ है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, इस पे हम एक दिन अलग से विस्तार में चर्चा करेंगे। कहने का मतलब यही हुआ, आपकी बातों से मैं यही समझा कि ये मेक और ब्रेक बाकी कंट्रीज के लिए भी है, इंडिया का इलेक्शन, और उसी तरीके से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी है। सर हम चलते हैं दूसरे मुद्दे पर, वो है हरियाणा की सरकार प्रॉब्लम में आती दिख रही है। 3 इंडिपेंडेंट जो एमएलए थे, बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, नायब सिंह सैनी सरकार को, उन्होंने कल अपना समझ लीजिए सपोर्ट वापस ले लिया। और उसके बाद से नायब सिंह सैनी कहते रहे वहां के चीफ मिनिस्टर की मेरी सरकार खतरे में नहीं है, कायदे से देखा जाए नंबर वाइज तो खतरे में हो सकती है। आज सुबह जो जेजेपी के दुष्यंत चौटाला है, जो पहले सरकार में पार्टनर थे और बीच में पार्टनरशिप टूट गई बीजेपी और जेजेपी के बीच में, चिट्ठी लिखा उन्होंने गवर्नर को और उन्होंने बोला कि फ्लोर टेस्ट बुलाया जाए। इस पर ताल ठोक करके नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं तैयार हूं। कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि शायद जेजेपी टूट सकती है और जेजेपी टूट करके ही हरियाणा सरकार बचाई जा सकती है। इन सब पूरे घटनाक्रम पे आपकी कमेंट्री सुनना चाहते हैं सर। नहीं देखिए, जेजेपी का रवैया कोई आश्चर्य बात नहीं है, क्योंकि जब सरकार, जब मुख्यमंत्री बदलने की बात आई थी, जब मनोहर लाल खट्टर स्टेप डाउन करके नैनी को अपने सक्सेसर बना दिए थे, और इस बीच में बीजेपी और जेजेपी में बातचीत भी हुई सीटों को लेकर, फिर डिमांड ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए, फिर बीजेपी ने उनको नमस्ते कर दी। फिर जाके ये होगा, वो अलग हो गए, फिर इंडिपेंडेंट को सपोर्ट ले लिया है। अब बात आ रही है भाई, ये तीनों ने, भूपेंद्र सिंह हुडा भी बड़ा खेल खेल रहे हैं, उन्होंने इनको माइनॉरिटी जगह पे ला दिया, अभी 40 कुछ है। लेकिन सवाल क्या है कि अभी मार्च में ही नैनी सैनी ने अभी ये किया है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, क्योंकि जी नया मुख्यमंत्री वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीते। यानी 6 महीने, यानी सितंबर तक चेयर कैन टेक अ व्यू, भाई अभी अभी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है, तो 6 महीने के बाद दोबारा ये आने की जरूरत नहीं है। इनका कहना है नहीं, परिस्थिति बदली है इसलिए हम ये कर सकते हैं। लेकिन इसमें टेक्निकल इश्यूज है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया, 6 महीने तक तो ना ले ही सकते। 6 महीने का मतलब मार्च से 6 महीना सितंबर है। जी। सितंबर के बाद आपको अक्टूबर में चुनाव वैसे ही आना है, हरियाणा विधानसभा चुनाव बिल्कुल बिल्कुल अक्टूबर नवंबर में होना है, क्योंकि नवंबर में फिर नई सरकार आएगी। लेकिन एक बात क्या है देखिए, हरियाणा पॉलिटिक्स अभी, जब से बीजेपी वहां पे एक पोजीशन ली है, कमांड में रही है, बीजेपी की पॉलिटिक्स क्या रही है भाई, कंसोलिडेशन ऑफ ऑल नॉन जाट पार्टीज। और कांग्रेस की हमेशा भूपेंद्र हुडा जी का यही स्ट्रेटेजी, भाई जाट
सारे जितने जाट किसी पार्टी में हो सबको इकट्ठा कर दो। लेकिन जाट वर्सेस नॉन जाट मामले में देखिए कांग्रेस के लिए दिक्कतें हैं, ये एक प्रॉब्लम है। दैट इज वाई जो कॉम्बिनेशन जो है, क्योंकि केवल जाट वहां सरकार ने कोई कोई जाट की संख्या, और जाट ज्यादा है हरियाणा में नो डाउट, बट उतने दे के नॉट रन द गवर्नमेंट ओनली विद जाट सपोर्ट या विन द इलेक्शन विद जाट सपोर्ट, ये हरियाणा में नहीं, क्योंकि बाकी नॉन जाट है। और ये हमेशा कैलकुलेशन रहा है इसमें भी, आपके अलायंसेस बनने में भी। और दुष्यंत चौटाला के साथ तो पोस्ट पोल अलायंस था, पिछले बार हरियाणा में पोस्ट पोल अलायंस बन के हुआ था, तो सरकार बनी थी। तो अभी भी क्या लग रहा है भाई, चुनाव तक एक पोजीशन है, फिर बाद में चेंज होगा। और चौटाला के एक परिवार, अभी दुष्यंत चौटाला ने बाकी छोड़ के यहाँ आए थे, लेकिन बाकी लोग उनके परिवार के, यानी ओम प्रकाश चौटाला की दूसरे दूसरे बेटे, उनकी फैमिली, सम ऑफ देम आर नॉट अगेंस्ट बीजेपी। तो ये कुल मिला के देखा जाए फ्लूइड सिचुएशन है मुझे। और सरकार गिरने को लेकर बीजेपी में चिंता नहीं है, क्योंकि 6 महीने में वैसे ही चुनाव होना है। जी अगर बिल्कुल। अगर सरकार गिरती है बिकॉज ऑफ हुडास मूव, तो ये लोग जाएंगे भाई देखो, वी वर डिफीटेड बाय द जाट फोर्सेस, फिर नॉन जाट की वहां कन्फरेशन होगा। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर वहां पे कम से कम, उसका कारण यही था क्योंकि टू हैव अ नॉन जाट सीएम और जाट सीएम। सर मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि 25 तारीख को हरियाणा में लोकसभा के चुनाव होने हैं, 10 के 10 सीट पर, उसके पहले फ्लोर टेस्ट लेने में रुचि रखेंगे, दिलचस्पी दिखाएंगे नायब सिंह सैनी? आज की उनकी बातों से लग रहा था कि वो तैयार हैं, बट होगा या नहीं होगा ये बड़ा सवाल है। अब जब ये इन्होंने सितंबर तक का टाइम है इनके पास, तो ये क्यों नहीं आसानी से कह सकते कि हम नहीं कराते? चेयर भी बोलेगा हम नहीं कराएंगे, राज्यपाल भी बोलेंगे हम नहीं कराएंगे, और इनको भी बोलना चाहिए नहीं कराएंगे। उसके बाद तो राष्ट्रपति शासन लगे, सरकार गिरे ना गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपने बताया कि। लेकिन सर इसमें उलझन कहाँ पे है? ये क्यों चाहते हैं कि, आपने उसका भी जवाब दे दिया हालांकि, लेकिन प्रॉब्लम मुझे बस इतनी सी लग रही है कि जब 6 महीने का टाइम आपके पास है, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी 6 महीने का टाइम लेकर के गए, अभी उनकी सरकार 6 महीने तक कोई टच नहीं कर सकता है। उनकी पार्टी के 20-25 लोग इस्तीफा दे दे तब भी कोई टच नहीं कर सकता है। उसी तरीके से जब इनके सरकार को भी अगले 6 महीने के लिए टच नहीं कर सकता है, तो क्यों ये उतावले हो रहे हैं अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए? नहीं देखिए, बहुमत सिद्ध करने के लिए पहले भी टूट के ले चुके हैं ना, अभी भी इनकी कॉन्फिडेंस है जी। कि वहां हालत ऐसी है कि अच्छा। वहां से और टूट के आ जाएंगे। जी। क्योंकि तो जेपी जनहित जनता पार्टी जो है दुष्यंत चौटाला की, जी वो कभी वहां जनहित के कभी वो इमेज नहीं बन पाया। बिल्कुल। तो चौटाला परिवार का एक एक टुकड़े होके एक एक पार्टी बन गया, जो पुराने जो लोकदल का एक एक अलग अलग करके हो गया है। तो सवाल है कि क्या मेजोरिटी लेकर दिखाना है, तो 6 महीने के लिए मुझे नहीं लगता बड़ी कसरत करेंगे बीजेपी तरफ से। मतलब और एमएलए को ले आओ, ये आओ, देखेंगे भाई आप चैलेंज करते जाओ, किसी तरह क्या चैलेंज ले आओ। जब नेशनल सीन में लग रहा है कि भाई जो पार्टी आ रही है वो बीजेपी आ रही है, ऐसे समय में कूड़ा का मुझे लगता है एक मूव था भाई, दिखाने के लिए राहुल गांधी दिखा दे भाई हाँ मैंने सरकार को खतरे में डाल दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि इट विल अगेन यूनाइट में, जैसे पहले कहा, फिर नॉन जाट जितने ग्रुप से सारे इकट्ठे हो जाएंगे, उसमें बिश्नोई आ जाएंगे, सैनीज आ जाएंगे, दलित आ जाएंगे, बाकी ओबीसी कैटेगरी के जो यादव है वो भी आ जाएंगे। सो कहने का मतलब बहुत ही फ्लूइड और डेवलपिंग सिचुएशन है जिसपे हमें नजर बनाई रखनी होगी। राइट सर? बिल्कुल एंड बिल्कुल। और नीरज जी ये भी बता दूं, मेरी मेरी जो जानकारी मेरे पास है, बीजेपी नेतृत्व ने भी ये किया है, अगर सरकार गिर जाए तो ठीक है, इसके लिए मतलब अभी बड़ी कसरत नहीं करेंगे। कसरत बिल्कुल, कब वही समझ गए वही तो, आप? वही मैं कसरत का समराइज करके मतलब कि भाई ये 3 ले लिए तो हम और 3 ले आए, या और जी। अब 5 ले आए जी ऑपोजिशन कैंप से। ऐसी बड़ी कोशिश, क्योंकि अभी एनर्जी वो 10 सीटों के लिए है, बिल्कुल वो बिल्कुल। 10 के 10 लेना है, जैसे बिल्कुल पिछली बार लिए थे। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कल हम फिर हाजिर होंगे, कल की बड़ी खबरों पर अपनी कमेंट्री के साथ। तब तक आपका, हमारे दर्शकों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभ रात्रि। नमस्कार।